हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। सबसे पहले देखिए कि रिसर्च में आपको क्या होगा कि आप पहले ना प्रोडक्ट अच्छा इनोवेट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसके फीचर्स अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली उसके ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट करने के। दूसरा, आप डिमांड जज कर पाओगे कि आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हो उसकी क्या डिमांड हो सकती है मार्केट में। थर्ड, आप सही जो हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो भी आप इसमें से देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। आपका सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, दूसरा उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, फिर बाकी चीज़ें आप उसके साथ में डिसाइड कर सकते हैं। बट ये आपके 2 की फीचर्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपका बहुत महंगा प्रोडक्ट है तो आप वो शायद इंडिया में सेल ना कर पाओ। जैसे टेस्ला की कार आप इंडिया में उतनी इजीली सेल नहीं कर सकते जितना आप इजीली आप मारुति या टाटा की कार सेल कर सकते हो इंडिया में। सो वहाँ पे मतलब ये कुछ बेसिक जो आपको क्राइटेरियाज होते हैं ये आप इजीली आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के थ्रू आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो आगे का आने वाला स्कोप है, स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया में बात करें, लेट्स से कि इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो अब फार्मेसी में इंडिया ना मेनली जेनरिक मेडिसिन बनाता है, वो नए इनोवेशंस नहीं करता है। तो अगर इंडिया रिसर्च या डेवलपमेंट के ऊपर अगर ज़्यादा पैसा लगाएगी तो आगे बहुत बड़ा स्कोप है कि हर कंपनी या हर बड़ी इंडियन कंपनीज खुद का एक रिसर्च डिपार्टमेंट निकाले और उसमें नए ड्रग्स या नए मेडिसिन के बारे में डिस्कवरी करे, तो आगे उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। ना ये सेम स्कोप ही हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। जैसे अभी हम है ना बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि सिंथेटिक बेस्ड लेदर, तो हमने जैसे लेदर का ऑल्टरनेटिव देखा, फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो उसमें हमें रिसर्च करना पड़ेगी ताकि हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के बारे में निकाल पाएँ। तो ये सब किससे पॉसिबल है? थ्रू रिसर्च। नेक्स्ट इज गुड सैम्पल डिज़ाइन। अब जब आप रिसर्च करते हो तो आप सैम्पल्स बनाते हो, जब डेटा आपको कलेक्ट करना तो उसके लिए आप सैम्पल बनाओगे। तो एक अच्छा सैम्पल क्या होता है? सबसे पहले जो होता है कि आपका जो नंबर ऑफ सैम्पल साइज है वो क्या जस्टिफाई कर रहा है आपके टोटल मार्केट को। जैसे अगर आप इंडिया में कोई रिसर्च कर रहे हो तो इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, क्या आप 140 लोगों से पूछ के इंडिया के बारे में पूरे जज कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, जोग्राफिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप 140 लोगों से तो नहीं कर सकते हो, आपको हज़ारों लोग लगेंगे इस सैम्पल को बनाने के लिए। तो एक अप्रोप्रिएट जस्टिफाइड नंबर होना चाहिए। दूसरा, आपके क्वेश्चंस जो होना चाहिए वो एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। तीसरा, जो क्वेश्चंस होना चाहिए वो ज़्यादातर सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप इनमें से कुछ ऑप्शन चूज़ कर लो, क्योंकि फिर लोग आपको एक क्रिस्प आंसर दे देते हैं। सब्जेक्टिव में लोग बहुत ज़्यादा वेग हो सकते हैं। उसके बाद फिर आपको सही ऑडियंस को चूज़ करना है। मान लीजिए आपका है ना बिस्किट का प्रोडक्ट है और आप एक 60 साल के इंसान से उसका फॉर्म भरवा रहे हैं, तो क्या 60 ईयर ओल्ड एज पर्सन उतना ज़्यादा सिलेक्टिव या चूजी होगा फॉर अ बिस्किट? ऑब्वियसली नहीं। बिस्किट का प्रोडक्ट ज़्यादा कौन चूज़ करेगा? ज़्यादा किड्स चूज़ करेंगे या फिर उनके पेरेंट्स चूज़ करेंगे। तो आप उनसे उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको अगेन आपका जो डेमोग्राफी है उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। फिर आपको जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनका भी कंपटीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपना सैंपल बनाओगे कि वो प्रोडक्ट्स कौन यूज़ करता है, उसके क्या फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैबुलेशन ऑफ डेटा। अब जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं उसको आप जो प्रेजेंट करते हैं वो टेबल्स के फॉर्म में करते हैं। तो टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट करने से क्या होता है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आपको मैं बहुत सारे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख के दे दूँ तो थोड़ा सा आप उतना नॉलेज ग्रैप्स नहीं कर पाओगे। बट अगर यहाँ पे टेबल फॉर्म में अगर आपको मैं पिक्चर प्रेजेंट करूँ या फिर आपको लेट्स से कि मैंने आपको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, लेट्स से कि मैंने एक ग्राफ बनाया उसमें मैंने शो कर दिया कि 60% पॉपुलेशन ये बोल रही है, 30% पॉपुलेशन ये बोल रही है, रिमेनिंग 10% पॉपुलेशन ये बोल रही है, तो आप वो ग्राफ से ईजिली समझ जाओगे। और ग्राफ्स क्या हो जाते हैं कि मतलब जब आप रिपोर्ट प्रेजेंट करोगे तो उसमें भी बहुत ईजी होता है। तो टेबल्स कंपैरेटिवली कन्वीनियंट हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं, एरर फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा। इससे पहले हम ये देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जो कि हमने यहाँ देखा नहीं पहले। तो एनालिसिस टेबुलेशन करने से पहले आप क्लासीफाई कर लोगे डेटा को। जैसे आपने क्वेश्चंस बनाए, क्वेश्चंस के बेसिस पे आप बाइफर्केशंस करोगे कि ये इस चीज़ से रिलेटेड डेटा है। लेट्स से कि आपने एज बनाई थी तो एज में आपने क्लासिफिकेशंस बना दिए, आपने जेंडर बनाया तो जेंडर में आपने क्लासिफिकेशंस बना दिए, आपने लोकेशन वाइज बना दिया कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया। फिर आपने उनके स्कूलिंग के बेसिस पे, उनके एजुकेशन के बेसिस पे कर दिया कि 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD। तो इस तरीके से आप डाटा को क्लासीफाई कर लोगे
करोगे वो कंपैरेटिवली फिर अगेन उसको टेबल्स फॉर्म में प्रेजेंट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। लास्ट, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा। एनालाइज करना मतलब क्या होता है कि जो आपका फाइनल इन्फ्रेंस आया है, जो आप कंक्लूड करना चाहते हो कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था क्या वो ऑब्जेक्टिव रीच हो पाया कि नहीं। लेट्स से आपने अज्यूम किया था कि मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ एक्स, अब उस प्रोडक्ट को की डिमांड कितने लोगों में होगी, किस एज ग्रुप में होगी। तो आपने देखा कि जब आपने सर्वे किया तो सर्वे में आपने पाया कि जब उस प्रोडक्ट को आपने लोगों को दिखाया या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों का आपने शेयर किया, तो जो 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज के लोग थे, स्पेसिफिकली जो उस एज ग्रुप की जो फीमेल्स थी वो बहुत ज़्यादा इससे ड्रिवन थी। बाकी सारे एज ग्रुप से जेंडर्स ने इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट 25 to 30 ईयर्स की एज ग्रुप की फीमेल्स ने उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि आपका जो टारगेट ऑडियंस होने वाला है वो 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज हो सकता है। आप इसको बच्चों को और बड़ों को लेट से कि उन्होंने बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, तो आप उसको बिल्कुल अपने टारगेट ऑडियंस से हटा सकते हैं। तो ये आप एनालिसिस करके आप फिर उसकी एक रिपोर्ट राइटिंग करोगे। रिपोर्ट राइटिंग का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसमें कि आप ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करोगे, फिर उसमें आपने क्या मेथोडोलॉजी चूज़ करी, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी, उसमें आपने सैंपल किस तरीके से सिलेक्ट किया, फिर सैंपल आपने कलेक्ट करने का क्या मेथड था, फिर आपने ये टेबल्स जो बना है वो पूरे टेबल्स उसमें शो करोगे। टेबल्स के बेसिस पे जो आपका इन्फ्रेंस आया वो लास्टली आप इन्फ्रेंस शो करोगे और अपना उसमें कंक्लूजन आप लिखोगे। सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।